जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों ने भारत के संविधान में आर्टिकल 108 का जिक्र तो कई बार सुना होगा। आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बिल अटक जाए 6 महीने या उससे ज्यादा, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, एज पर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है लोकसभा राज्यसभा की। आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है उसमें उसकी किस तरह की मंशा, मतलब क्या होता है, इंटेंशन प्रेसिडेंट का होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, या कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, उसमें प्रेसिडेंट का इंटेंशन होता है कि कुछ भी कर कर ये जो बिल अटका पड़ा है उसको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 108 के अंडर ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा की। बुलाता कौन है, देश का राष्ट्रपति। ठीक है, नंबर 2, इसमें तो आप आंसर देख ही सकते हैं। देखिए, इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड अ सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये करेक्ट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर होती है। नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है या 65 साल, दोनों में से जो भी आपका पहले हो जाए। ठीक है, ये भी करेक्ट है। नंबर 3, एन इलेक्शन कमिश्नर मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये इनकरेक्ट है, यहां पर होगा प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन कमिश्नर होता है। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि मल्टी मेंबर बॉडी है ये। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, रेस्ट इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनकी जो एज होती है, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो 25 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, मतलब 25 साल या उसके ऊपर की एज होनी चाहिए, 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कम से कम 30 साल होती है। ठीक है, ये कहां पर मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल में मेंशन है? तो दोस्तों, आर्टिकल 84 सबसेक्शन बी में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 84 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एज टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल यह है दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of the house of the parliament but must become a member of one of the house within 6 months। ये बिल्कुल करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि जब किसी इंसान की एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति हो तो वो किसी भी मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं, किसी भी हाउस का मेंबर हो या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो पहला करेक्ट है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। ये इनकरेक्ट है, यहां पर लोकसभा नहीं, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होगा। मस्ट बी ईदर अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ओनली ओ लोकसभा, ये भी इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप पहले का कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर कोई इंसान गए, जब वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो, मगर हां, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी होगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा भारत का राष्ट्रपति है जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट का सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका है कुछ पीरियड के लिए? अगर आप लोगों ने कोल्ड वॉर पढ़ा है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है बाइपोलर हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था रशिया को और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था इंडिया और जो रिमेनिंग बची हुई कंट्रीज हैं। तो इंडिया ने और भी 2 3 4 कंट्रीज कह सकते हैं उनके साथ मिलाकर नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था कि ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना ही हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह जो 1982 में हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, वो कुछ समय के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। हु इज ही? ये ही है कौन? ये ही है देश का प्रधानमंत्री जो इस वक्त है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, आपको बताना है कि अगर मान लीजिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, लोकसभा का प्रेसिडेंट कौन होता है, मतलब प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा लोकसभा की प्रोसीडिंग को? A senior most member of the house, a person from the panel formed by the speaker of the Lok Sabha, a member appointed by the president या a member nominated by the member of the parliament present in the house। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 6 लोगों की एक पैनल होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि फॉर्म्ड करता है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो इसी पैनल में से किसी एक इंसान, कोई एक इंसान होगा जो उस दिन की प्रोसीडिंग को प्रोसीड करेगा। अगला सवाल के दोस्तों, आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला, द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सरासर इनकरेक्ट है। इसको क्रिएट करता है देश का राष्ट्रपति, कंसल्ट करता है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के साथ। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। ये करेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। नाउ, और याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 77 में ये चीज लिखी है दैट द अलोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर दीज रूल। आर्टिकल 77 के अंदर देश का राष्ट्रपति मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है लेकिन वो कंसल्ट करता है पहले देश के प्रधानमंत्री के साथ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? चीफ मिनिस्टर को उस पर्टिकुलर स्टेट की, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, विधानसभा के स्पीकर को, या लीडर ऑफ द ऑफिस पॉलिटिकल पार्टी? सही उत्तर के दोस्तों चीफ मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपना रेजिग्नेशन देगा, जिसको चीफ मिनिस्टर फॉरवर्ड करेगा गवर्नर को। ठीक है। आखिरी सवाल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो कमिटी है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में एग्जिस्ट करती है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। देखिए, पहला तो एस्टीमेट कमिटी होगा, बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी कमिटी कही जाती है, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अच्छा, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, ये राज्यसभा में नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फिफ्थ। ये 2 है ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा में मिलेंगे। बाकी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी जिसे 15 मेंबर लोकसभा में होते हैं, 11 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। कमिटी ऑन पिटीशन, कमिटी ऑन अश्योरेंस, ये सब के सब याद रखिए। कमिटी ऑन पिटीशन में 10 मेंबर होते हैं, कमिटी ऑन अश्योरेंस में 10 मेंबर होते हैं। ये आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों में मिलेंगे। लेकिन एस्टीमेट कमिटी और कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा में मिलेगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।